नमस्कार साथियों, हिंदी नाट्यशाला चैनल में पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास आधुनिक काल के अंतर्गत आज हम प्रगतिवादी काव्यधारा को पढ़ेंगे। ये वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसे डिलीट करके पुनः ये वीडियो मैं आपके समक्ष उपस्थित कर रही हूँ। होली का त्योहार समाप्त हो गया। आप लोगों की होली बहुत ही अच्छी रही होगी। आनंद और उमंग के साथ हम सब ने होली के त्योहार को मनाया। अब पुनः अपनी पढ़ाई पर लौटते हैं और इसी क्रम में हम आधुनिक काल की प्रामाणिक और सटीक तैयारी करने हेतु इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। प्रगतिवाद, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको भी देखेंगे और जहां से प्रश्न बनने की संभावना है उसे भी देखेंगे। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के समय से हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। प्रश्न बनता है 2, प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत भारत में कब हुई? 1936। और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1936। दोनों प्रश्न आपके यहां से तैयार होते हैं। किससे ये प्रभावित था इसे भी देखेंगे हम। सोवियत आदर्शों और रूस की क्रांति से प्रेरित लेखकों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहां से प्रभावित था? ये आपका प्रगतिवादी आंदोलन कहां से? रूस की क्रांति है ना, जिसे आप मार्क्सवाद के नाम से भी आप इस प्रगतिवाद को जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेखक इस संगठन को बनाया था। भारत में इस संघ के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता प्रेमचंद ने की। सैकड़ों बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? प्रेमचंद ने की। यह नियति का कठोर व्यंग है कि जिस लेखक संघ की स्थापना के समय ही उसके प्रथम अध्यक्ष ने बड़े आत्मविश्वास और नेक नियति की भावना के साथ उसके सदस्यों तथा अन्यों को भी आगाह किया था कि लेखन कर्म को राजनीति से आक्रांत न हो जाना चाहिए। उसी संघ के सदस्यों ने बार बार साहित्य को राजनीति का पक्षधर और पिछलग्गू घोषित किया। प्रेमचंद ने अपने अभिभाषण में कहा था, क्या कहा था प्रथम अभिभाषण में? वह अर्थात साहित्यकार, वह साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास में प्रगतिवाद को स्वीकार नहीं करते और न मार्क्सवाद का उल्लेख करते हैं। प्रेमचंद के साथ साथ उनकी भी स्पष्ट मान्यता है। क्या कि कहने का तात्पर्य यह कि हमारे उपन्यासकारों को देश के वर्तमान जीवन के भीतर अपनी दृष्टि गढ़ाकर आप देखना चाहिए। केवल राजनीतिक दलों की बातों को लेकर ही ना चलना चाहिए। साहित्य को राजनीति से ऊपर रहना चाहिए, सदा उसके इशारों पर ही न नाचना चाहिए। गद्य साहित्य की वर्तमान गति, उपन्यास एवं कहानी। 2 कोट आपने पढ़ लिए कि प्रेमचंद ने प्रथम अधिवेशन में किसे कहा था कि मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई किसे कहा था? साहित्यकार को। ठीक है। और दूसरा शुक्ल का दृष्टिकोण भी आपने जान लिया। रचनाकार और आलोचक, है ना। शुक्ल क्या कह रहे हैं कि ना उपन्यासकार वगैरह को राजनीति की तरफ नहीं बल्कि जो समाज में चल रहा है उस पर अपनी दृष्टि गड़ाकर रखनी चाहिए। रचनाकार और आलोचक के बीच ऐसा वैचारिक तालमेल साहित्यिक पर्यावरण के संतुलित होने का बढ़िया प्रमाण है। प्रगतिशील लेखक संघ के आरंभिक दिनों में एक रोचक संस्मरण निराला के पत्र में मिलता है जो उन्होंने 20/11/36 को अपने मित्र और भावी जीवनीकार तथा आलोचक रामविलास शर्मा को लिखा। संदर्भ इलाहाबाद के साहित्यिक जीवन का है। निराला बता रहे हैं कि यहाँ एक ऐसा दल है जो उच्च शिक्षित है, शायद सोशलिस्ट भी है। इसके कुछ लोग यूरोप भी हो आए हैं, स्त्री और पुरुष, हिंदू और मुसलमान दोनों। इन्होंने प्रोग्रेसिव राइटर्स मीटेड या एसोसिएशन नाम की एक संस्था कायम की है। ये प्रगतिवादी लेखक संघ है ना, प्रोग्रेसिव राइटर्स मीटिंग से एसोसिएशन यानी संघ।
ये उच्च शिक्षित जन कुछ लिखते भी हैं, इसमें मुझे संशय है। शायद इसलिए लिखने का एक नया आविष्कार इन्होंने किया है और वह इनमें जोर पकड़ता जा रहा है। निराला की साहित्य साधना, ये किसका ग्रंथ है? रामविलास शर्मा जी का है, जिसमें रामविलास शर्मा जी ने निराला के इस पत्र का उल्लेख किया है। गांव का किसान होरी यहाँ जैसे शहर के उच्च शिक्षित जन मेहता और मालती की नीयत को परख रहा हो। बहुत कुछ अपने सहज ज्ञान के आधार पर तब का किया गया निराला का मूल्यांकन भी अपनी जगह है, यानी काफी हद तक ठीक है। होरी, मेहता, मालती सभी किसके पात्र हैं? ये मैं आपसे पूछ रही हूँ, बुक में नहीं पढ़ा रही हूँ अभी। ये सब गोदान के पात्र हैं। नए परीक्षार्थी जो चैनल से जुड़ रहे हैं या पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। असिस्टेंट प्रोफेसर नेट, टीजीटी, पीजीटी, हिंदी के किसी भी प्रवेश परीक्षा की किसी भी राज्य से आप तैयारी करें, चैनल की प्लेलिस्ट आपके लिए है, तो कृपया करके प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, बहुत सारी बुक्स, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स सब कुछ उपलब्ध है, केवल प्लेलिस्ट आपको चेक करनी है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने प्रगतिवाद को जान लिया कि किस प्रकार उदय हुआ। अब इसके जो राइटर्स हैं और ना जो पूछे जाते हैं उनको देखेंगे, है ना। प्रगतिवादी कवियों में नागार्जुन बहुचर्चित हैं। स्वाधीनता संग्राम के दिनों में जैसे अनेक प्रकार के राष्ट्रगान, प्रभाती और उद्बोधन गीत मुखर शैली में लिखे गए थे, वैसी ही स्वतंत्र भारत के विविध आंदोलन के लिए गीत और कविताएं नागार्जुन ने लिखी हैं। उन गानों में निष्ठा अधिक थी, इन कविताओं में व्यंग्य अधिक है, जो सटीक तुकों के प्रयोग से पैना हो जाता है। आंदोलनों के वैविध्य और बदलते स्वरूप से कवि की आस्था में भी परिवर्तन आते गए हैं। गांधी, मार्क्स, विनोबा, जयप्रकाश अलग अलग समय पर कवि के नायक रहे, यानी कभी गांधी जी को फॉलो किया, फिर मार्क्स को फॉलो करते हैं, फिर विनोबा भावे की ओर झुकते हैं और अंत में जयप्रकाश के समाजवादी आंदोलन की तरफ। इन आंदोलन मूलक कविताओं के अतिरिक्त सामान्य जनजीवन को अंकित करने वाली कुछ कोमल और कुछ तीखी रचनाएं भी नागार्जुन ने लिखी हैं, जो एक प्रकार से आधुनिक हिंदी कविता में प्रगतिवाद का रेखांकन माना जा सकता है। यद्यपि निराला की परवर्ती रचना कुकुरमुत्ता और नए पत्ते यहाँ भी अग्रणी हैं। तो ये कुकुरमुत्ता और नए पत्ते दोनों किसकी रचनाएं हैं? निराला की हैं। निराला की अन्य भी रचनाएं, लेकिन कुकुरमुत्ता और नए पत्ते प्रगतिवादी आंदोलन के द्योतक हैं। कुकुरमुत्ता हमारे चैनल की प्रसिद्ध और चर्चित कविताओं में से एक है, मिल जाएगी, आप जरूर पढ़ें। जिस प्रगतिशील धारा पर गहरा व्यंग्य निराला ने अपने ऊपर उद्धृत पत्र में किया, उस प्रवृत्ति की कुछ बड़ी प्रभावपूर्ण कविताएं अघोषित ढंग से स्वयं उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने घोषणा नहीं की कि मैं प्रगतिवादी काव्य लिख रहा हूँ, लेकिन जो प्रगतिवाद की मूल जो विशेषताएं, जो प्रगतिवाद का स्वर है, विद्रोह का, है ना, सुनबे गुलाब, ना, गुलाब और कुकुरमुत्ता के बीच जो संवाद है वो कहीं ना कहीं वर्ग संघर्ष को दर्शाता है, तो उसमें प्रगतिवाद मिल जाता है। तो उन्होंने कहा तो नहीं प्रगतिवादी रचनाएं लिख रहा हूं, लेकिन लिखी हैं। इस रूप में निराला में आधुनिक कविता का पूरा इतिहास सन्निहित है। छायावाद के वे श्रेष्ठ कवि हैं। कौन सी रचनाओं के कारण? सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, वो भी चैनल पे उपलब्ध है। निराला की प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी कविता है, उसमें आपको मिल जाएगी। छायावाद के वे श्रेष्ठ कवि हैं। प्रगतिवादी विचारधारा जैसे उनके यहाँ कविता का रूप ग्रहण करती है, वैसा अन्यत्र देख पाना कठिन है। तो ये किसके बारे में कहा है इन्होंने कि वो छायावाद के श्रेष्ठ कवि हैं? ये किसके बारे में कहा है? निराला के बारे में कहा है। किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, झिंगुर डटकर बोला, राजे ने अपनी रखवाली की, और लंबी कविता कुकुरमुत्ता इसके प्रमाण है। प्रयोग मूलक कविताएं तो निराला ने अपने उत्तर काल में कई प्रकार की लिखी, यहाँ तक कि नई कविता का शब्द खेल उनके यहाँ मिल जाएगा। ताक कम सिनवारी, ताक कम सिनवारी,
जैसा उन्होंने छुआ वह कविता बन गया, जिसे उन्होंने छुआ वह कविता बन गया। आधुनिक काल में काव्य भाषा के आलाप से लेकर तराना तक वे स्वयं हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइनें पूछी जा सकती हैं। किसके बारे में? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि आधुनिक काल में आलाप से लेकर तराना तक वे स्वयं हैं, यानी उन्होंने सब तरीके की रचना कविताएं लिखी, छायावादी भी लिखी, उसके बाद उन्होंने प्रगतिवादी धारा की भी लिखी, प्रयोगवादी भी लिखी, और नई कविता में कई उदाहरण यहाँ पर लिखे गया है। ताक कम सिनवारी, ठीक है। यदि कॉमा या विराम चिन्ह बीच में लग जाए, कोई भी अल्प विराम, तो इसके अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं। अभी जब पिछला वीडियो में बना रही थी तो मैंने बोलते बोलते कहीं ना कहीं निराला और मुक्तिबोध को मैच कर दिया, वो मेरी गलती थी। और वीडियो बन जाने के बाद इस चीज़ को मैंने स्वयं अनुभव किया कि मैंने गलती से मुक्तिबोध और की रचनाओं को निराला की बोल दिया था। इसीलिए मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया, क्योंकि हो सकता है कमेंट बॉक्स में मैं उसको पिन कर देती, और लेकिन कई बार गलत सुन लेते विद्यार्थी और पेपर में कहीं मेरी वजह से गलती। हालांकि आप सभी लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं, जो एमए करके पढ़ रहे हैं सभी इंटेलिजेंट हैं, बट फिर भी मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया, क्योंकि वो बहुत बड़ी गलती थी मेरी। जो मुक्तिबोध की कविताएं मैंने बता भी रही हूँ, मैं स्वयं ही बता रही हूँ, लेकिन कई बार पढ़ाते पढ़ाते जैसे बीच में कहीं ध्यान चला जाता है, तो हमने क्या बोला उस पर ध्यान नहीं जाता। लेकिन जब अपनी गलती मुझे मालूम हो गई, मैंने उसे डिलीट कर दिया। इसके बाद एक कमेंट भी आया है ना, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो डिलीट कर दूँ, और मैं भूल गई। लेकिन अभी जब मैंने वीडियो वापस बनाने बैठी हुई होली के कार्यक्रम के बाद, तो मैंने उस वीडियो को डिलीट करके पुनः यह आपके लिए डाल रही हूँ, ताकि आप गलत ना पढ़ें। वैसे मुक्तिबोध और निराला दोनों में मुझे इतनी समानताएं स्वयं दिखती हैं। इनके अंदर जो विद्रोह वाली भावना है ना, तो उसमें शायद माइंड में वही रहा और मैं गलत बोल गई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हालांकि वीडियो डिलीट करके पुनः डाल रही हूँ मैं, ताकि कोई गलती ना हो। एक ही बात को 4 बार मैंने रिपीट कर दिया। खैर, आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवादियों में कवि हृदय केदारनाथ अग्रवाल हैं। प्रगतिवादियों में कवि हृदय किसको माना है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने केदारनाथ अग्रवाल को। नागार्जुन की स्मरणीय कविताओं में एक वह है जो उन्होंने केदार पर लिखी है, और यह आकस्मिक नहीं कि सुमन, केदार, शमशेर और अज्ञे इन सब के प्रिय कवि निराला हैं, जहां अपने वैचारिक भेदभाव को भूलकर वे मिलते हैं। निराला इस परिदृश्य पर जैसे बिहारी द्वारा परिलक्षित दीर्घ दाग निधाग हों। केदार के काव्य में छायावाद की तरह प्रकृति और मनुष्य का समीकरण नहीं, साहचर्य है। प्रकृति भी यहाँ अपने विराट रूप में उतनी नहीं जितनी सामान्य रूप में है। कहीं आकाश और पहाड़ी का रति प्रसंग विराट बिंब की रचना करता है, पर अधिकतर आसपास की मैदानी प्रकृति उनके काव्य में उभरती है। और तब बिंब विधान भी वैसा ही घरेलू है, मुरेठा बांधे छोटा सा चना, जो साधारण जन के सहज आत्मविश्वास का प्रतीक है। साधारण जन और साधारण प्रकृति का यह साहचर्य केदारनाथ अग्रवाल की काव्य क्षमता का मुख्य स्रोत है। घरांगन के आत्मीय बिंब उनकी जनवादी राजनीतिक चेतना को प्रामाणिकता देते हैं, जहां वे नारा ना रहकर अनुभूति बन जाते हैं। हिंदी कविता में प्रवाहित परिवार का राग प्रकृति से संपृक्त होकर कैसे और प्रभावशाली बन जाता है, संक्षिप्त चित्र में दृष्टव्य है। धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मगन है। यानी प्रकृति को किससे जोड़ दिया इन्होंने? परिवार से जोड़ दिया। ये सुमित्रा नंदन पंत वाले प्रकृतिवादी छायावादी कवि नहीं है जो ये कहें बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। नहीं, ये तो प्रकृति को क्या कर रहे हैं? अपने परिवार से जोड़ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मगन है। धूप और मैके में आई बेटी भारतीय घर आंगन की सहज पहचान है। उनकी थिरक छंद की लय से अभिन्न होकर कुछ समय के लिए जैसे यहाँ थिर हो गई हों। एकदम साधारण कैसी भी नाटकीयता या अतिरंजना से मुक्त गृहस्थ जीवन में प्रणय और संयोग के दृश्यों को महत्व देने वाले कवि विरल हैं। केदार उनमें से एक हैं, है ना। नाटक ज्यादा नाटकीय नहीं, लेकिन प्रणय क्या कर रहे हैं? ये गृहस्थ जीवन में प्रणय और संयोग के दृश्यों को महत्व देने वाले कवि हैं, ये आधुनिक काल के। भूल सकता मैं नहीं ये कुछ खुले दिन, होठ से चूमे गए उजले धुले दिन।
में कुछ खुले दिन का बिंब अति कथन और मिथ कथन के बीच कैसा बढ़िया अनुपात साधता है, वैसे ही सूक्ष्म अनुभव गृहस्थ जीवन में रोमांस का अंकित होता है। काव्यशास्त्री कहाँ तक गृहस्थ जीवन में रोमांस की बात मान पाएंगे वह अलग बात है। इस प्रसंग में दिन का प्रयोग भी व्यंजनापूर्ण है। केदार के यहाँ स्थूल दैनंदिन जीवन जैसे सूक्ष्म काव्य में रचा गया है, उससे उनके संकलन का शीर्षक और उजागर है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं। उनका काव्य प्रगतिवाद की अकेली उपलब्धि है। यानी कुल मिला के वो कहते हैं कि प्रगतिवाद की अकेली उपलब्धि क्या है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। और ये केदारनाथ अग्रवाल की ये रचना फूल नहीं रंग बोलते हैं बारंबार परीक्षा में पूछी जाने वाली और रिपीट होने वाली रचना है। आशा करती हूँ ये इस क्लास से आपके आगामी पेपर में प्रश्न बन रहे हैं या बन चुके हैं। आपका UPSC वाला जो एग्ज़ाम है उसका तो पेपर बन गया होगा। और कल हम पढ़ेंगे प्रगतिवादी प्रयोगवाद, दोनों से इस कक्षा को प्रारंभ करेंगे तुलना के साथ, और प्रयोगवाद के मूल रचनाओं को या इम्पोर्टेंट और प्रमाणिक जहाँ से प्रश्न बनते हैं उन रचनाओं को पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो शेयर ज़रूर करिएगा और अपने एग्ज़ाम तक नियमित अवश्य रहें। धन्यवाद।